हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसपी के लास्ट ईयर बोर्ड क्वेश्चंस पेपर्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। तो बेसिकली बच्चों लोग को डाउट है कि पेपर जो आने वाला है वो तो पता चल गया पेपर पैटर्न कैसा होगा। 3 आवर्स का और 80 मार्क्स का पेपर है। ठीक है, इसका सब्जेक्ट कोड 52 है बेसिकली। ठीक है, और यहाँ पे कुछ नोट्स लिखे होते हैं। इसमें बोला गया है कि हर एक आंसर आपको न्यू पेज से स्टार्ट करना है। ठीक है, और आपको जो भी क्वेश्चन देंगे उसको क्वेश्चन को मतलब उसके आंसर्स लिखने हैं। राइट। तो यहाँ पे ये देख सकते हो, ये लास्ट ईयर का मैंने क्वेश्चन पेपर लिया हुआ है, 2022 का है। इसका आंसर बच्चे बेसिकली इसके बारे में सर्च भी करते हैं कि लास्ट ईयर कितने सारे क्वेश्चंस आए थे और कहाँ कहाँ से आए थे। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ इसके आंसर भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेलेक्ट द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो एंड रीराइट द सेंटेंस, जो कि 5 मार्क्स के लिए आता ही है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, डैश इज द रिलेटेड टू द मनी एंड मनी मैनेजमेंट। अगर हम बात करें मनी और मनी मैनेजमेंट की, तो इसके अंदर सिंपल सा अगर आप पार्ट देखोगे तो इसमें 3 ऑप्शन दिया हुआ है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग और फाइनेंस। अगर मनी और मनी की बात हुआ तो फाइनेंस ये ऑप्शन होगा। राइट। तो इसका आंसर होगा क्लास फाइनेंस, यानी कि फाइनेंस ही क्या कहते हैं, मनी और मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। सेकेंड है इसमें, सिक्योर डिबेंचर मस्ट बी रिडीम विद इन। जो सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं, याद रखिए, सिक्योर डिबेंचर किस पे होता है। ऐसा डिबेंचर, दो टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, एक होता है अनसिक्योर, दूसरा होता है सिक्योर। अनसिक्योर दैट इज में जिसने कोई भी प्रोमिसरी नहीं किया हुआ है या उसके अगेंस्ट में कोई भी सिक्योरिटीज नहीं लिया हुआ है इन्वेस्टमेंट करते समय। और सिक्योर डिबेंचर क्या होता है कि जिसने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है लेकिन कंपनी के सिक्योरिटीज को भी ध्यान में रखे हुए। यानी कि अगर कंपनी ने उसका पेमेंट रिफंड नहीं किया या रीपेमेंट नहीं किया, तो डिबेंचर्स होल्डर्स क्या करेगा कि जो कंपनी का एसेट्स है वो अपने अंडर ले लेगा, तो उसको हम बोलेंगे सिक्योर डिबेंचर्स। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कि जो सिक्योर डिबेंचर्स है वो कब तक रिडीम कर सकता है, फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। ठीक है, तो यहाँ पे तीन ऑप्शन दिया गया है, 10 डेज, 10 ईयर्स और 15 ईयर्स। तो ऑब्वियसली इसका आंसर होगा 10 ईयर्स। ठीक है, 10 ईयर्स में जो सिक्योर डिबेंचर्स होते हैं उसको रिडीम कर लेना होता है। इंडिया हैज अ डैश डिपॉजिटरी सिस्टम्स, तो ऑब्वियसली इंडिया के पास सिर्फ सिंगल डिपॉजिटरी सिस्टम्स अवेलेबल्स है। ठीक है, मल्टी जो होते हैं वो फॉरेन में अवेलेबल है और सोल बेसिस पे डिपॉजिटरी सिस्टम्स नहीं होता। तो इसीलिए सिंगल डिपॉजिटरी सिस्टम सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है। डिविडेंड इज टू बी पेड, डिविडेंड इज टू बी पेड इन द shareholders within from the date of the declaration। जब से डिविडेंड होता है, देखिए डिविडेंड जब डिक्लेयर होता है तब जो उनका अमाउंट है, डिविडेंड अमाउंट, वो शेयर होल्डर्स के पास कब आता है। देखिए, कब आता है, ये 1 महीने के बाद आता है, याद रखिए। ठीक है, ये अभी बहुत सारी कंपनी फैब मंथ में बहुत सारी कंपनी ने अपना डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ठीक है, कोई कोई कंपनी स्पेशल डिविडेंड भी डिक्लेयर की है। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जो डिविडेंड है वो डिक्लेयर तो कर दिया है, लेकिन इसको पेमेंट कब किया जाएगा, आफ्टर 1 मंथ, यानी कि 30 दिन के बाद। यहाँ पे आपको मंथ वाइज नहीं, यहाँ पे आपको डेज वाइज काउंट करना होता है। तो इसका आंसर होगा 30 डेज। ठीक है, accumulated dividend is paid to the preference shares। तो accumulated preference shares डिविडेंड की बात की गई है क्लास। देखिए, accumulated डिविडेंड आप बेसिकली देखोगे तो टाइप ऑफ द शेयर्स में टोटल 8 टाइप्स के शेयर्स होते हैं, जिसके अंदर रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। ठीक है, जो 7 टाइप होता है वो है आपका पार्टिसिपेटिंग और दूसरा होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया टाइप ऑफ द शेयर्स। यहाँ पे लिखा है कि एक्यूमुलेटेड डिविडेंड इज टू बी अ पेड। ठीक है, टू डैश प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो किसको मिलता है एक्यूमुलेटेड। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड मिलता है क्लास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, याद रखिए। ये आप देख सकते हो नीचे इसका आंसर भी है। ये इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आपको हर एक ऑब्जेक्टिव्स का और आंसर का आपको आंसर मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको उसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं हम लोग मैच द पेयर्स में। ठीक है, मैच द पेयर्स में दिया हुआ इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स, क्योंकि डिवेंचर्स कैसा होता है कि एक ह्यूज अमाउंट में अपना मनी इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी में, तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द जितने भी डिवेंचर्स होते हैं ये सिक्योर्स होते हैं। ठीक है, ये हमेशा सिक्योर होते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा सेफ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट, यानी कि ए का फोर्थ ऑप्शन इसका राइट होगा। फिक्स मार्केट, सॉरी फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है क्लास, जहां पे सिक्योरिटी को डील किया जाता है। ठीक है, जहां पे ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइनेंस मार्केट। तो फाइनेंस मार्केट में आएगा क्लास ट्रेडिंग ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, प्राइस ऑफ शेयर्स मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस।
ठीक है, आपने रीड किया होगा क्लास डिस्टिंग्विश, जिसके अंदर आपको फिक्स प्राइस मेथड दिया था और बुक बिल्डिंग मेथड दिया था। फिक्स प्राइस जो मेथड होता है उसके अंदर प्रोस्पेक्टस पे प्राइस ऑफ शेयर्स को मेंशन किया जाता है, क्योंकि जो शेयर्स का प्राइस होता है वो फिक्स होता है, इसीलिए उनको प्राइस ऑफ शेयर्स मेंशन करना पड़ता है प्रोस्पेक्टस पे। आजकल आप देखोगे कि बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन ट्रेडिंग एजेंट बन गए, ऐप बन गए हैं, ठीक है, जो एजेंट के थ्रू ही काम कर रहे हैं, तो उन्होंने हर कंपनी का जो भी प्रोस्पेक्टस होता है उसको भी अपलोड कर दिया हुआ है। तो उस प्रोस्पेक्टस पे कंपनी का शेयर जो होता है, ठीक है, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, तो उनके जो शेयर्स होते हैं उनके जो प्राइस होते हैं उनको मेंशन किया जाता है। तो अब इसका आंसर क्या होगा, ये तो मैंने आपको डिस्कस कर दिया, अब इसका आंसर क्या होगा, फिक्स प्राइस इशू मेथड। ठीक है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, नेक्स्ट वन, कॉर्पोरेट फाइनेंस किस लिए यूज किया जाता है। बेसिकली कॉर्पोरेट फाइनेंस आपने चैप्टर नंबर 1 में सीखा होगा। कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है क्लास, जो डील करता है और एक्विजिशन करता है कि किस तरीके से हम कैपिटल यूज कर सकते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस जैसे मैंने आपको बताया कि आप चैप्टर नंबर 1 को या तो बाहर कर लिए होगे या तो रीड कर लिए होगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 में आपको यही बताया गया है कि किस तरीके से आप अपने कैपिटल को यूज कर सकते हो, राइट ना, जिसके अंदर फिक्स कैपिटल है, ठीक है, वर्किंग कैपिटल है, कैपिटल स्ट्रक्चर्स है, तो ये सब क्या है, हाउ टू यूज द कैपिटल इन द बिजनेस, ठीक है। तो डील विद द एक्विजिशन एंड यूज ऑफ द कैपिटल, इसका डी का ऑप्शन होगा फर्स्ट, ठीक है। लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है कि ऐसी कंपनी जो एसबीआई में लिस्टेड हो, ठीक है, सॉरी एसबीआई बोला था, सेबी, सेबी में लिस्टेड हो और स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में लिस्टेड हो, ठीक है। सेबी क्या कहता है कि जो भी कंपनी जब लिस्टेड होती है तो उसके डॉक्यूमेंट पहले से ही अपने पास रख लेती है और कुछ अमाउंट को भी अपने पास डिपॉजिट कर लेती है। क्यों, क्योंकि अगर इन फ्यूचर अगर वो फ्रॉड होती है कंसिडर, या कुछ मिसबिहेव होता है कंपनी की तरफ से, तो उनका जो डिपॉजिट अमाउंट है उसको यूज करती है, ठीक है, उसके अगेंस्ट में। इसका आंसर होगा सेकेंड वन, मस्ट इन्फॉर्म स्टॉक एक्सचेंज अबाउट, ठीक है, डिविडेंड डिक्लेरेशन। तो ये हो गया क्लास लिस्टेड कंपनी का पार्ट। इसके बाद आते हैं हम स्टेट द वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अगर आप देखो इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप टेंशन नहीं लीजिए कि आपको आंसर किसका मिलेगा कैसे मिलेगा, यहाँ पे आप दे सकते हो, यहाँ पे मैंने आंसर दे दिया हुआ है। आते हैं भी स्टेट द फॉलोइंग, ठीक है, ट्रू और फॉल्स आपको बताना है। तो डिविडेंड कैन बी ए पेड आउट ऑफ द कैपिटल, ठीक है, नहीं, डिविडेंड कभी भी आउट ऑफ द कैपिटल नहीं होता, ये प्रॉफिट का पार्ट होता है, इसीलिए इसको प्रॉफिट में से पेड किया जाएगा, तो इसको आंसर होगा इसका फॉल्स। डिपॉजिट कैन बी एक्सेप्टेड फॉर द मैक्सिमम ऑफ 6 मंथ, नहीं, मैक्सिमम ऑफ 36 मंथ होता है, इसीलिए ये भी फॉल्स होगा। डिपॉजिटरी बैंक स्टोर द शेयर्स ऑफ बिहाफ ऑफ जीडीआर होल्डर्स, यस ट्रू, ठीक है। जीडीआर क्या होता है, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जहां पे डिपॉजिटरी बैंक क्या कहते हैं कि जो स्टोर्स ऑफ शेयर्स होते हैं उसके बिहाफ में ये डील करते हैं। नेक्स्ट आएगा सिक्योरिटी मार्केट इज द अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट प्लेस इन इंडिया, फॉल्स, ठीक है। सिक्योरिटी मार्केट ये अनऑर्गेनाइज नहीं है, ये ऑर्गेनाइज मार्केट प्लेस है इंडिया में, ठीक है, जिसमें आपका बीएससी और एनएससी आता है। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स, यस, ठीक है। बोनस शेयर्स ये पूरा फुल्ली पेड अप शेयर्स होता है, ठीक है, इसका कोई भी पार्टली वैल्यूज नहीं होता, ये लॉन्ग टाइम शेयर होल्डर्स यानी कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड किया जाता है, इसीलिए बोनस शेयर्स क्या होता है, फुल्ली पेड अप शेयर्स होता है। द लाइन वर्ड, ठीक है, एंड री राइट द सेंटेंस 5 मार्क्स के लिए यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, तो 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो जाएगा। चलिए इसका आंसर और उसका क्वेश्चन दोनों समझ लेते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे कि डिपोजिटरी आर ओनर्स ऑफ द कंपनीज, और यहाँ पे अंडरलाइन किया गया है ओनर को। तो डिपोजिटर्स, डिपोजिटर कौन होते हैं क्लास, पहली बात तो ये समझ लेते हैं हम। डिपोजिटर कौन होते हैं, ऐसा पर्सन या ऐसा इंस्टीट्यूशन या इंडिविजुअल पर्सन या ऐसी कोई फाइनेंशियल कंपनी जो क्या करती है कि कंपनी में डिपॉजिट करती है, देखिए पब्लिक डिपॉजिट भी होता है, देखिए मेंबर के थ्रू भी डिपॉजिट होता है। तो ये जो डिपॉजिट करते हैं ऑब्वियसली किसी एक मोटो से कहते हैं कि उनको भी रिटर्न आएगा, कुछ ना कुछ उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है, और कंपनी को भी यही रहता है कि उनको वो अमाउंट को रीपेमेंट करना है, इसीलिए जब रीपेमेंट की बात आती है क्लास तो सामने वाला पर्सन बन जाता है क्रेडिटर्स। जब हमें किसी पर्सन को पेमेंट करना होता है तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिटर्स, राइट। जैसे आपने बुक कीपिंग अकाउंटेंसी में भी सीखा होगा, क्रेडिटर्स जो सप्लायर्स होता है उसको हम पेमेंट करते हैं। तो डिपॉजिटर भी कौन होते हैं, पेमेंट के लिए रेडी रहते हैं, मतलब उनको पेमेंट चाहिए होता है, कंपनी से रीपेमेंट चाहिए होता है, प्लस उस पर उसको इंटरेस्ट भी चाहिए होता है, इसीलिए ओनर नहीं होते डिपॉजिटर्स। डिपॉजिटर कौन होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के।
रिटेन अर्निंग इज एन एक्सटर्नल सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, नहीं, रिटेन अर्निंग कभी भी इंटरनल सोर्सेस पे होता है, याद रखिए, क्योंकि ये रेवेन्यू का भी पार्ट होता है, ठीक है, और ये जितना कॉस्ट कटिंग को बचाता है उतना ही क्या कहता है कि अपने रिटेन अर्निंग को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, ठीक है। प्लगिंग बैक, इसका बेसिकली ये है कि प्रॉफिट में से वो क्या कहता है प्लगिंग बैक करता है और अपने प्रॉफिट को, अपनी अर्निंग को वो बचा के रखता है ताकि इन फ्यूचर्स वो अच्छे से अपना बिजनेस का एक्सटेंड कर सके, एक्सपांड कर सके। इसीलिए ये ज्यादातर इंटरनल सोर्सेस से अर्निंग किया जाता है, ठीक है। टू रेट इट्स डिवेंचर्स अ कंपनी अपॉइंट अंडरराइटर्स, नहीं, देखिए, रेट ऑफ डिवेंचर्स के लिए कभी भी कंपनी क्या करता है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को ही अपॉइंट करता है, ठीक है। अंडरराइटर कौन होते हैं? अंडरराइटर कौन होते हैं? जो कंपनी के हर एक डॉक्यूमेंट को, प्रोस्पेक्टस को, लीगल डॉक्यूमेंट को, ठीक है, रजिस्ट्रेशन को, इनकॉर्पोरेटेड रजिस्ट्रेशन या डॉक्यूमेंट को ये प्रॉपर तरीके से अंडरराइट करते हैं, यानी कि पूरा लीगल तरीके का प्रोसीजर फॉलो अप करके उसको प्रिपेयर करते हैं, प्रोस्पेक्टस बनाते हैं, ठीक है, और हर एक इंफॉर्मेशन उसको प्रॉपर तरीके से समराइज करते हैं, तो वो अंडरराइटर्स होते हैं। और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज कौन होती है? जो किसी डिबेंचर्स को रेटिंग करती है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है रेट इट्स डिबेंचर्स, यानी कि वो डिबेंचर जिसने किसी कंपनी को लोन दिया हुआ है या कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है इन डिबेंचर्स में, तो उसकी रेटिंग कैसी है, ठीक है, क्या उसने कंपनी के साथ अपना बिहेवियर बना के रखा है क्या, ठीक है। तो हर एक पार्ट पे क्या करती है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ध्यान देती है, हर एक पर्सन के, हर एक इंडिविजुअल पर्सन हो गया, इंस्टीट्यूशन हो गया, कंपनी हो गया, उस पर ध्यान देके उसको रेटिंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट वन आएगा क्लास यहाँ पे, कंपनी सेल फ्रेश शेयर्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू द कंपनी सेकेंडरी मार्केट, तो नहीं, कंपनी कभी भी फ्रेश शेयर्स कहाँ पे सेल करती है? प्राइमरी मार्केट, देन फिर उसको बाद में रीसेल करती है सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स गेट डिविडेंड फ्रॉम द रेडिशुअल प्रॉफिट, नहीं, कभी भी इक्विटी शेयर्स को ही रेडिशुअल प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। रेसिडुअल प्रॉफिट क्या होता है? ठीक है, रेडिशुअल रेसिडुअल प्रॉफिट क्या होता है क्लास? कि जो प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में से सबको डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी बच जाता है उसमें से क्या होता है कि फिर बाद में इक्विटी को दिया जाता है। याद है कि मैंने, मुझे पैसा है, मैंने प्रेफरेंस को दे दिया, मुझे पैसा आया, मैंने डिवेंचर को दे दिया, मुझे पैसा आया, मैंने सप्लायर्स को दे दिया, क्रेडिटर्स को दे दिया, ठीक है, सबको ऐसा डिवाइड कर दिया। बाद में मेरे पास क्या बचा? प्रॉफिट में से जो बचा उसमें से मैं इक्विटी को दूंगा, ठीक है, उसको बोलेंगे रेसिडुअल प्रॉफिट। ये प्रेफरेंस शेयर्स को नहीं मिलता, ये किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है। क्लियर? आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड द कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको कोई 4 ही अटेम्प्ट करने हैं, टोटल आपको 6 गिवन है, जैसे कि आपने ओसीएम का पेपर किया था सेम ऐसा एसपी का पेपर दिया हुआ है। 2 मार्क्स ईच कैरी करेगा, यानी कि 8 मार्क्स टोटल हो जाएगा। तो चलिए, इसमें टोटल जो 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं पहले उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे आंसर देख सकते हो, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, वहां से आपको ये आंसर पूरा बाहर कर लेना है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि किस तरीके से आंसर लिखना है, ठीक है। तो पहले तो यहाँ पे दिया है कि प्रोडक्शन साइकिल्स, प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है क्लास? देखिए, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में समझाऊं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट जब बाय करते हो, ठीक है, फ्रॉम द मार्केट, तो उस समय क्या होता है कि आपको ना फिनिश प्रोडक्ट दिया जाता है, आपको रॉ मटेरियल नहीं दिया जाता, आपको ये नहीं बोला जाता है कि आप ये रॉ मटेरियल लो, जाओ घर पे जाके बना लो और जो भी बनेगा आप उसको यूज कर लो, ठीक है, ऐसा नहीं होता। हमेशा क्या किया जाता है कि हर एक कस्टमर को फिनिश प्रोडक्ट दिया जाता है। तो ये फिनिश प्रोडक्ट बनता कैसे? ठीक है, तो ये बनता है आपके प्रोडक्शन साइकिल से, यानी कि इसका आंसर कैसा होगा? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। रॉ मटेरियल को हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में, इसलिए उसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर कोई भी फर्म्स प्रोडक्शन साइकिल में ज्यादा टाइम लेता है तो उसको लॉस होता है। अभी लॉस होने का चांसेस ये होता है कि अगर वो ज्यादा टाइम लेगा तो उसका ज्यादा वर्किंग कैपिटल बनेगा, ठीक है, उसको काम करने के लिए और कैपिटल चाहिए होगा अगर ज्यादा टाइम लेगा। कम टाइम लेगा तो उसका वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, जिसके वजह से उसको प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ मैन्युफैक्चर साइकिल इज शॉर्ट तो इट रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अगर उसको लॉन्गर पीरियड चाहिए तो उसको नीड होगा, उस फर्म को नीड होगा मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर लेस वर्किंग साइकिल और मैन्युफैक्चरिंग साइकिल होगा तो लेस वर्किंग कैपिटल होगा। फिक्स कैपिटल क्या होता है क्लास? वो हमेशा फिक्स होता है, यानी कि ऐसे कुछ फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं कंपनी के पास जो हमेशा के लिए फिक्स होता है, उसको चेंज नहीं कर सकते हो, ठीक है।
नेक्स्ट वन यहाँ पे ओवरड्राफ्ट। ठीक है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज ये आपने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर सीख लिया होगा। और मोस्ट ऑफ दी सब लोग अगर आप कॉमर्स में, बेसिक कॉमर्स में है, ठीक है, तो कॉमर्स में ही आपको ये ओवरड्राफ्ट का मीनिंग समझा दिया जाता है स्टार्टिंग से ही, क्योंकि ये बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी में भी आता है। इसीलिए जो बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग के टीचर्स होते हैं वो पहले ही आपको ओवरड्राफ्ट की मीनिंग समझा देते हैं। ओवरड्राफ्ट का मीनिंग ये होता है कि ये सिर्फ कंपनी के लिए होता है, और बैंक क्या करता है कि ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर्स को देता है। ठीक है, और ये जो करंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं ये के बोरोवर होते हैं। ठीक है, अगर उनको लगता है कि उनके फर्म में किसी फाइनेंस की नीड है तो वो क्या करते हैं, उस फंड को विड्रॉल कर लेते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे एक फैसिलिटी ओवरड्राफ्ट जो होती है उसका मीनिंग क्या होता है कि he is allowed to overdraw of the his account up to the credit limit which is the sanctioned by the bank। इसका मतलब कि वो अपने अकाउंट से ओवर लिमिट निकाल सकते हैं, भले उनके अकाउंट में पैसे हो या ना हो, लेकिन फिर भी बैंक उनको प्रोवाइड करती है जितना बैंक ने सेक्शनेट किया हुआ है उतना। ठीक है, वो अपनी मर्जी से ज्यादा नहीं निकाल सकते, जितना बैंक उनको अलाउ करेगी बस उतने ही वो निकाल सकते हैं। Within it, this stipulated limit, any number of the drawing are permitted। ठीक है, इसमें एनी नंबर ऑफ द ड्रॉइंग आर परमिटेड दिया है, यानी कि वो कितनी भी बार यहाँ पे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बना सकती है, लेकिन वो एक लिमिटेड फिगर्स में अमाउंट होगा उतने ही जाए। ठीक है, वो नंबर ऑफ टाइम ओवरड्राफ्ट कर सकती है, लेकिन एक अमाउंट स्पेसिफाई किया है, उतने अमाउंट तक ही वो कितने भी बार निकाल सकती है। रीपेमेंट अब होता है क्लास, तो रीपेमेंट कैन बी मेड वेन एवर रिक्वायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, बैंक क्या कहती है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट को देती है तो उनको बोल देती है कि उनको रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, लेकिन रीपेमेंट वो कभी भी कर सकती है। ठीक है, जब कंपनी के पास पैसे आ जाए तभी। और इस पे इंटरेस्ट चार्ज होता है, लेकिन वो बहुत ही नॉर्मली रेट से चार्ज किया जाता है। ठीक है, द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल अमाउंट विथड्रॉन। क्लियर? तो इस तरीके से बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ लिखा हुआ है, तो इसके बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पे आप पैसेज में देख रहे हो, आप इसको पॉइंट वाइज कन्वर्ट कर सकते हो। फर्स्ट पॉइंट नीड तक हो गया। सेकंड पॉइंट यहाँ से ही से अलाउ करके, ठीक है, और बैंक सेक्शनेट तक हो गया। एंड विद और यहाँ पे विथ इन स्टिपुलेटेड जो लिमिट दी गई है पीरियड तक, यहाँ पे थर्ड पॉइंट हो गया। द इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ द एक्चुअल अमाउंट विद, ये फोर्थ पॉइंट हो गया। नेक्स्ट वन आते हैं ESPS। ठीक है, इसमें आपको कोई 4 ही पॉइंट लिखना है। यहाँ पे देख सकते हो कि जो इसका प्रोविजन है इसमें 5 पॉइंट है। ठीक है, आपको कोई 4 ही पॉइंट लिखना है इसमें से। तो इसका पहले मीनिंग बता देना है कि अगर आप मीनिंग नहीं बताते हो, ठीक है, या आप सिर्फ मीनिंग तक ही लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, प्रोविजन नहीं लिखोगे तो भी चल जाएगा। अगर प्रोविजन लिख दोगे तो भी आपका आंसर बहुत ही अच्छा दिखाई देगा और आपको 2 मार्क्स मिलने के चांसेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है ESPS क्या होता है, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम। अंडर दिस स्कीम द कंपनी ऑफर इक्विटी शेयर्स टू इट्स एम्प्लॉय एट द डिस्काउंटेड प्राइस विद विच दे कैन बाय फ्यूचर डेट। ठीक है, ये जो ESPS स्कीम है इसके अंदर इक्विटी शेयर्स ऑफर किया जाता है एम्प्लॉय को विद अ डिस्काउंटेड प्राइस पे, एंड वो परचेस कर सकते हैं फॉर द फ्यूचर डेट बेसिस पे। यानी कि आज उन्होंने मतलब कि उसको ये परचेस कर लिया हुआ है, तो जब वो उसका डेट आएगा अलॉटमेंट का, तो उस टाइम पे उनको वो इक्विटी शेयर्स अलॉट हो जाएगा। तो हर कंपनी क्या करती है कि इक्विटी शेयर जब मार्केट में लॉन्च करती है उससे पहले वो एम्प्लॉय को ऑफर देती है, क्योंकि एम्प्लॉय क्या होते हैं, उनके इंटरनल मेंबर होते हैं, और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं, एक्सटर्नल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। तो पहले घर वाले को पूछा जाता है, फिर बाहर वाले को पूछा जाता है। देन इसके आगे, द कंपनी डिडक्ट अ सर्टेन अमाउंट फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय टुवर्ड द पेमेंट ऑफ द शेयर्स। अगर एम्प्लॉय उस शेयर्स को बाय करता है, उस स्कीम में जाना चाहता है, तो कंपनी क्या करती है कि उनकी सैलरी में से वो अमाउंट कट कर लेती है। ठीक है, ये मीनिंग था ESPS। अगर इसका प्रोविजन देखा जाए, अगर एम्प्लॉय कोई परचेस करता है तो उसके लिए क्या प्रोविजन दिया गया है, तो इसमें दिया गया है कि डिफरेंट नंबर ऑफ द शेयर्स कैन बी ऑफर टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, तो हर कैटेगरी के एम्प्लॉयज होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट के जो एम्प्लॉयज होते हैं, हर टाइप के एम्प्लॉय को ये ऑफर किया जाता है। फिर शेयर्स इशू टू ESPS शुड बी इमीडिएटली लिस्टेड, और उसको इमीडिएटली इनको लिस्टेड भी करना पड़ जाता है। ESPS शेयर्स विल बी हैव मिनिमम of 1 year's lock-in period from date of allotment if ESPS is not part of the public issue। ठीक है, ESPS के लिए टाइम दिया गया है, 1 years का लॉक पीरियड होता है,
यानी कि मार्केट में इशू करने से 1 साल पहले ही क्या करना पड़ता है कि एम्प्लॉय को ये ऑफर देके उसको लॉक कर देना पड़ता है, और कंपनी फिर 1 साल के बाद जब इक्विटी शेयर्स मार्केट में लॉन्च करती है तो उसमें जो एम्प्लॉय का होता है उसको पहले ही अलॉट कर देती है, और जो बच जाता है वो फिर शेयर होल्डर्स में डिवाइड होता है। कंपनी हैज फुलफिल द प्रोविजंस ऑफ सेबी, ठीक है, तो कंपनी को सेबी का जो भी प्रोविजंस है एज पर द रेगुलेशन 2014 वो पूरा फॉलो अप करना पड़ता है। एंड कंपनी हैज टू बी अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स थ्रू द स्पेशल रिजोल्यूशंस टू ऑफर ईएसपीएस। तो ईएसपीएस का एम्प्लॉय को देने से पहले कंपनी को एक मीटिंग करनी पड़ती है, उसको बोलते हैं स्पेशल रिजोल्यूशंस मीटिंग, जिसमें एम्प्लॉय को कितना शेयर देना है और एक्सटर्नल मेंबर्स को कितना शेयर्स अलॉट करने हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पे डीपी यानी कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। इसमें आपको कोई भी 6 पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन आप 4 पॉइंट भी लिखोगे तो भी आपको आंसर का मतलब मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि 2 मार्क्स के हैं। यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में टोटल 10 दिए हुए हैं, ठीक है, आपको कोई भी 4 लिखने इसमें से। फर्स्ट दिया हुआ इट इज अ एजेंट ऑफ डिपॉजिटरी, ठीक है, और डीपी इज रजिस्टर अंडर द सेबी एक्ट, ये तो करना ही पड़ेगा। देखिए इट इंजॉय राइट एंड ऑब्लिगेशन एज द स्पेसिफिक अंडर द सेबी, और रेगुलेशन दिया हुआ है 1996 के अकॉर्डिंग उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो अप करना पड़ेगा। और डिपॉजिटरी कौन होते हैं? इट इज द इंटरमीडिएटरीज अपॉइंटेड बाय द डिपॉजिटरीज, ठीक है। और डीपी एक्ट एज अ लिंक बिटवीन डिपॉजिटरी एंड द इन्वेस्टर्स। तो डिपॉजिटरी कौन है? जो लिंक करता है डिपॉजिटरीज और इन्वेस्टर्स के बीच में, यानी कि इंटरमीडिएटरीज, ठीक है। तो इट इज डायरेक्टली डील विद द कस्टमर्स। डिपॉजिटरी कौन होते हैं? जो डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील करते हैं, ठीक है, जो एजेंट होते हैं, ब्रोकर्स होते हैं, ठीक है, वो डीपी का भी काम करते हैं। इट सेंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पीरियडिकली। तो ये पीरियडिकली क्या कहते हैं कि स्टेटमेंट प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक है। अगर आप इन फ्यूचर या 18+ हो, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में डील करते हो, ठीक है, तो उसके बारे में आपको आइडिया रहेगा कि एवरी पर्टिकुलर वीक में आपको स्टेटमेंट आते रहता है कि आपने कितने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और ये फंक्शन एक तरह का इनका फंक्शन होता है लाइक सिक्योरिटी बैंक जैसा, ठीक है। और ये फैसिलिटी देते हैं क्लास डीमटेरियलाइजेशन का, राइट। और इनका जो क्रेडिट सिक्योरिटी है वो राइट इशू, बोनस इशू के थ्रू हो जाता है, ठीक है। और ये हैंडल करते हैं इनसे इंस्टेंट ट्रांसफर ऑफ पे आउट लाइक डिविडेंड, इंटरेस्ट एक्सेट्रा। अगर आपको डिविडेंड मिला है, आपको इंटरेस्ट मिला है, तो वो आपको मिल जाएगा। और इट सेटल ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक, और ये कोई भी ट्रेड को इलेक्ट्रॉनिक बेसिस पे सेटल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डीपी का काम होता है। रेट ऑफ डिविडेंड यहाँ पे दिया गया है। रेट ऑफ डिविडेंड में मैंने 4 ही पॉइंट लिखा हुआ है। रेट ऑफ डिविडेंड होता क्या है? इट एक्सप्रेस इन द परसेंटेज ऑफ इल्ड, ठीक है, मतलब इल्ड मतलब कि कितना आपने कमाया हुआ है वो परसेंटेज के अंदर होता है। फाइनेंशियल रेशियोज देखा जाता है, ठीक है, जिसके बेसिस पे कंपनी ने कितना डिविडेंड आपको पे किया हुआ है, ठीक है, वो आपके स्टॉक प्राइस पे पूरा डिपेंडेड होता है। और ये जो डिविडेंड रेट होता है क्लास, ये डिसाइड कौन करता है और कहाँ पे डिसाइडेड होता है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये डिसाइड करता है बोर्ड मीटिंग में, ठीक है, कि रेट ऑफ डिविडेंड कितना होना चाहिए और फाइनल डिविडेंड कितना मिलना चाहिए शेयर होल्डर्स को, ठीक है। ये शेयर होल्डर्स मीटिंग में डिसाइड किया जाता है। और इक्विटी शेयर्स आर गिवन डिविडेंड एट अ फ्लक्चुएटिंग रेट डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनीज। कभी भी इक्विटी शेयर्स को क्लास फ्लक्चुएटिंग रेट पे ही इंटरेस्ट मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनको फिक्स रेट पे इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो ये हो गया रेट ऑफ डिविडेंड। आते हैं नेक्स्ट राइट इशू। राइट इशू क्या होता है क्लास की? व्हेन कंपनी नीड मोर फंड for the expansion purpose and raises further capital by issue of shares, the existing equity shares may be given a priority to get newly offered shares. This is called the right issue. The shares are offered to the equity shareholder first in the proportion to the existing share holding. ठीक है, तो राइट इशू को यहाँ पे मीनिंग समझाया है कि कंपनी जब एक्सपांशन करना चाहती है और फर्दर कैपिटल को इंक्रीज करना चाहती है, तो वो क्या कर सकती है कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करती है न्यू इक्विटी या फ्रेश इक्विटी, और डिस्काउंटेड रेट पे करती है। और किसी शेयर होल्डिंग को करने से पहले सबसे पहले क्या करती है? वो इक्विटी शेयर्स को ही ऑफर करती है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर्स को देने से पहले क्या करती है? वो इक्विटी शेयर्स को देती है। डिवेंचर को देने से पहले क्या करती है? इक्विटी शेयर्स को होल्डर्स को वो ये ऑफर देती है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं राइट इशू। नेक्स्ट आते हैं क्लास केस स्टडी पे। केस स्टडी में यहाँ पे फर्स्ट केस स्टडी दिया हुआ है कि सनफ्लावर लिमिटेड कंपनी पर्पस टू इशू डिवेंचर्स टू द पब्लिक to raise the fund. After the discussion,
the board of director have decided the issue secure redeem non-convertible debentures with a tenure of 10 years. Please advise the board on the following matters. तो यहाँ पे सनफ्लावर लिमिटेड है, यहाँ पे इसका मीनिंग समझ गया होगा आपको कि इसने इशू किया हुआ है डिबेंचर टू द पब्लिक, राइट, एज पर द कंपनी एक्ट 2014 और 13 के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना फंड रेज करने के लिए ये किया गया है। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने सब कुछ डिस्कशन करने के बाद इन्होंने इशू किया है सिक्योर रिडीमेबल और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है, 10 साल के लिए, क्योंकि ये 10 साल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। तो यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आपको एडवाइस करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है शुड द कंपनी अपॉइंट डिबेंचर ट्रस्टी, यस ऑब्वियसली, ठीक है, जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो हमेशा आपको डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना ही पड़ता है, क्योंकि ये मैंडेटरी माना गया है। क्योंकि अगर हम सिक्योर डिबेंचर की बात करेंगे तो सिक्योर डिबेंचर कभी भी डिबेंचर ट्रस्टी के बिना कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि एक डिबेंचर ट्रस्टी होता है जिसके बिहाफ में कंपनी और डिबेंचर के बीच में डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनता है, तो इसीलिए डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना कंपलसरी हो जाता है। शुड द कंपनी क्रिएट अ चार्ज ऑन एसेट्स, यस, ठीक है, अगर सिक्योर डिबेंचर से है तो वो डेफिनेटली वो चार्ज करेगा एसेट्स पे, ठीक है, जितना भी कंपनी का एसेट्स होगा उस पे उसको चार्ज करेगा। कैन द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर बी लेस देन 10 ईयर्स, हाँ हो सकता है, हम बोल सकते हैं यस द टेन्योर ऑफ द डिबेंचर कैन बी लेस देन 10 ईयर्स, वो डिबेंचर्स पे डिपेंड होता है। कंपनी 10 ईयर्स के लिए दे रही है लेकिन डिबेंचर पे डिपेंडेड है ये। सेकेंड केस स्टडी एबीसी कंपनी दिया गया है यहाँ पे कि इट इज द एलिजिबल पब्लिक कंपनी एज पर द कंपनी एक्ट 2013 विद द रेफरेंस ऑफ द एक्सेप्टिंग पब्लिक डिपॉजिट, देखिए, तो यहाँ पे कंपनी क्या एलिजिबल है कंपनी डिपॉजिट के लिए एज पर द कंपनी एक्ट, तो यहाँ पे आपको कुछ आंसर देने हैं। कैन द कंपनी एक्सेप्ट द डिपॉजिट इन द जॉइंट नेम, यस, अगर कंपनी एलिजिबल है एज पर द कंपनी एक्ट 2013 तो कंपनी कैन बी accepted the deposit as a joint name, लेकिन but there should not be more than 3 names, ठीक है, 3 नाम नहीं होना चाहिए कंपनी में। फिर कैन द कंपनी एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर, यस, एज पर द कंपनी एक्ट 2013 कंपनी कैन बी एक्सेप्ट द पब्लिक डिपॉजिट और मेंबर डिपॉजिट, ठीक है, एज पर द कंपनी एक्ट 2013। अगर आप इशू ऑफ डिबेंचर्स देखोगे तो वहां पे आपको दो पार्ट दिया हुआ है, एक तो पब्लिक दिया हुआ है, दूसरा मेंबर दिया हुआ है, और ये दोनों एज पर द कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है। कैन द कंपनी एक्सेप्ट द पब्लिक सॉरी एक्सेप्ट सिक्योर डिपॉजिट, डेफिनेटली क्लास, ठीक है, सिक्योर डिपॉजिट भी कर सकती है। क्यों सिक्योर डिपॉजिट, क्योंकि कंपनी के पास टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इसीलिए कंपनी आसान से एक्सेप्ट कर सकती है सिक्योर डिपॉजिट भी, ठीक है। थर्ड केस स्टडी जॉय लिमिटेड यहाँ पे दिया हुआ है, कंपनी से न्यूली इनकॉर्पोरेट कंपनी, इट वांट टू रेज कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम बाय इशूइंग द इक्विटी शेयर्स, तो इसमें दिया हुआ है फर्स्ट, यहाँ पे लिखा है कि जॉय कंपनी है, ठीक है, जिसने न्यूली स्टार्टेड किया, इनकॉर्पोरेट मतलब स्टार्ट करना, और बाद में यहाँ पे बताया कि कंपनी अपना कैपिटल इंक्रीज करना चाहती है, तो ये फर्स्ट टाइम इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है, तो शुड इट गो टू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट टू इशू द शेयर्स, तो जो जॉय कंपनी को कहाँ जाना चाहिए, प्राइमरी मार्केट में या सेकेंडरी मार्केट में। अगर यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी पहली बार कर रही है तो फ्रेश इक्विटी शेयर्स हो गया, फ्रेश इक्विटी शेयर्स कहाँ पे सेल होता है, प्राइमरी मार्केट में, तो यहाँ पे वही लिखना है आपको, जॉय लिमिटेड शुड गो टू प्राइमरी मार्केट टू इशू द शेयर्स एज दे इशूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शुड इट ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक ऑफर राइट इशू, क्या कंपनी को जाना चाहिए पब्लिक ऑफर और राइट इशू पे, क्योंकि कंपनी फर्स्ट टाइम कर रही है ना, तो कंपनी कर सकती है, अगर फर्स्ट टाइम कर रही तो कंपनी आईपीओ निकाल सकती है, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, तो ये फर्स्ट टाइम कंपनी अपने कैपिटल को रेज करने के लिए कर सकती है। तो व्हाट विल बी द इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स बाय द जॉय लिमिटेड कंपनी कॉल एज द आईपीओ और एफपीओ, तो द इशू ऑफ द इक्विटी शेयर्स बाय द जॉय लिमिटेड कंपनी कॉल एज अ इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है, एफपीओ नहीं बोल सकते, एफपीओ का मतलब क्या होता है, फर्दर पब्लिक ऑफर, यानी कंपनी जब बाद में कंपनी स्टेबल है, कंपनी को और भी कैपिटल चाहिए, तो कंपनी क्या कहती है फिर अपना एफपीओ निकालती है, लेकिन स्टार्टिंग में कंपनी कभी भी आईपीओ ही ऑफर करती है, ठीक है क्लास। तो ये हो गया आपके केस स्टडी का पार्ट। तो यहाँ पे अब आते हैं डिस्ट्रिक्ट क्विज, जो कि आपके 4 मार्क्स के लिए 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब 4 क्वेश्चन होते हैं लेकिन आपको कोई 3 ही अटेम्प्ट करने होते हैं।
तो इसके आंसर्स यहाँ पे है, ठीक है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हुआ है, आप ये पूरा वर्किंग नोट ये डिस्टिंग्विश को आराम से रीड करके इसको समझ जाइए, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका और भी आंसर्स बनते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 में आपका आंसर इन द ब्रीफ आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिया गया है स्टेट द फीचर्स ऑफ द बॉन्ड। तो आपको यहाँ पे पूरा फीचर्स लिखा हुआ है कि फीचर्स क्या हो सकते हैं, कैसे लिखना है आपको आंसर। पहले आपको मीनिंग देना है क्लास यहाँ पे, ठीक है, फिर आपको इसका डेफिनेशन देना है और इसके बाद फिर आपको फीचर्स लिखना है, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशंस के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे वेब बना दोगे, देखिए फीचर्स से पहले एक वेब बना दो, वेब में ये 4 पॉइंट इन्वॉल्वमेंट कर दो, नेचर ऑफ फाइनेंस, स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर्स, रिटर्न ऑन द बॉन्ड, ठीक है, बॉन्ड और रीपेमेंट, बराबर। तो ये 4 पॉइंट आप इसमें ऐड कर दो, तो ये हो जाएंगे आपके 4 मार्क्स के आंसर्स, ठीक है। इसमें 2 ही करने होते हैं, सेम जस्टिफिकेशन जैसा पार्ट है, ठीक है। कोई भी 2 करना है आपको, 4 मार्क्स के लिए एक पूछे जाते हैं, 8 मार्क्स के लिए हो गया। एक्सप्लेन एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिटरी सिस्टम। तो यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ठीक है, डिपॉजिटरी सिस्टम्स आपको एक्सप्लेन करना है, लेकिन इन द पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हुए 8, ठीक है। देखो ये 4 मार्क्स का है, कम से कम आपको 6 पॉइंट यहाँ पे राइट डाउन करना ही पड़ेगा, ठीक है, विद अ मीनिंग। 4 मार्क्स का है तो 6 पॉइंट आप पकड़ के चलिए, तो आप 7 पॉइंट भी लिख सकते हो, लेकिन 6 पॉइंट बहुत ज्यादा इनफ हो जाता है। तो फर्स्ट है एलिमिनेशन ऑफ रिस्क, की इन्वेस्टर से, तो इन्वेस्टर के लिए जो रिस्क है उसको एलिमिनेट कर देना, निकाल देना रिस्क, ठीक है। सेफ्टी बनाए रखना इन्वेस्टर्स के लिए और इजी ट्रांसफर भी करते रहना शेयर्स को, ताकि जो शेयर होल्डर्स है वो प्रॉपर तरीके से शेयर्स को परचेस कर सके। अपडेट एंड इंटीमिनेशन, ठीक है, अपडेट करते रहे, इंटीमिनेट करते रहे हर एक ट्रांजेक्शन को, जैसा डीपी हमने ऊपर देखा था कि डीपी क्या करता है कि वीकली वाइज स्टेटमेंट सेंड करते रहते हैं शेयर होल्डर्स को। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, यस, ठीक है, अगर सिक्योरिटीज हमने लोन लिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट में हमें सिक्योरिटीज भी चाहिए, अगर इन फ्यूचर कुछ भी फ्रॉड होता है या कंपनी डूब जाती है तो उसके अगेंस्ट में जो भी हमने सिक्योरिटी ली गई है एसेट्स, ठीक है, वो हम रिकवर कर सकते हैं। नो कॉन्सेप्ट ऑफ लॉट, ठीक है, इसमें लॉट वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। लॉट मतलब एक लॉट होता है जिसके अंदर कंपनी डिसाइड करती है कि कितने शेयर्स होंगे, कभी 4 शेयर्स होते हैं, कभी 2 शेयर्स होते हैं, कभी 5 शेयर्स होते हैं, ठीक है, कभी 3 शेयर्स होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लॉट बोलते हैं। लॉट में मतलब कि ज्यादा शेयर्स एक ही में होगा, ठीक है। नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है और ऑटोमेटिक क्रेडिट भी फैसिलिटी अवेलेबल है। फिर एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इंटरेस्ट का फीचर्स क्या क्या बन सकता है ये आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, तो इसका पहले आपको मीनिंग लिखना है, फिर आपको इसका फीचर्स लिखना है, ठीक है। और उसके यहाँ पे देखो ये 6 पॉइंट यहाँ पे ऐसे एक्सप्लेन कर देने हैं आपको, ठीक है। पॉइंट वाइज कोई भी आंसर लिखना है, पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा बना के रखना है ताकि आपको अच्छा खासा मार्क्स मिल सके। जस्टिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जस्टिफिकेशन देखो आपको कैसे लिखना है, आपने जो आंसर्स बाहर किया उसका ही जस्टिफिकेशन यहाँ पे देना है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कैन रिफ्यूज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, रिफ्यूज मतलब रिफ्यूज मतलब कि जो हमने शेयर्स दे दिया है, किसी शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर कर दिया है, उसको कैंसिल कर सकती है क्या, यस, ठीक है। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसके पास पूरी अथॉरिटीज होती है, वो शेयर्स को किस तरीके से डील करता है। तो यहाँ पे इसका प्रोविजंस भी है और एज पर द गाइडलाइन रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी एक्ट, ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे मेंशन है। तो जिसके बेस पे जो भी शेयर्स ट्रांसफर है वो पूरा का पूरा रिफ्यूज कर सकती है, ठीक है। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अथॉरिटीज होती है, ठीक है। तो ये आंसर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट दिया हुआ है सेबी इज द रेगुलेटर्स ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया, ये आपको 12th चैप्टर में दिया हुआ है, ठीक है। जो आपका 12 चैप्टर्स है फाइनेंस मार्केट, उसमें सेबी के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 पॉइंट ही एक्सप्लेन किया हुआ है क्योंकि जस्टिफिकेशन देना है। इस जस्टिफिकेशन में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सेबी जो बेसिकली कब स्टेब्लिश हुई थी, ठीक है, और ये सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज का एक्ट कब बना था वो बता दिया मैंने फर्स्ट पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में उसका ऑब्जेक्टिव क्या है वो बता दिया, यानी कि प्रमोटिंग है सिक्योरिटी मार्केट को लेकर और प्रोटेक्टिंग भी है इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स को लेकर, ठीक है, और रेगुलेटिंग भी करना है सिक्योरिटी मार्केट को लेकर। 3 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं, ठीक है, उसको अब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 3 मेन पॉइंट है, प्रमोटिंग, सिक्योरिटिंग एंड प्रोटेक्टिंग, ठीक है। फिर सेबी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इसको भी इशू किया जाता है सिक्योरिटी मार्केट में लेकर, जिसमें इंटरमीडिएट द मार्केट इन्वेस्टर्स, ठीक है,
और इनको पूरा अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाए। And then SEBI also regulated the working of venture capital fund and collecting investment scheme including mutual fund। ठीक है, तो सेबी क्या करती है, वेंचर कैपिटल मतलब वही हो गया आपका कि कंपनी में कितना कैपिटल लगेगा, जिसमें आपका फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल इंक्लूड हो जाता है, कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड हो जाता है, तो बनता है वेंचर कैपिटल। ये पूरा सेबी इसको रेगुलेट करती है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ थर्ड क्वेश्चन, अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज बाय द कंपनी। क्या अनपेड डिविडेंड कंपनी यूज नहीं कर सकती क्या? तो यहाँ पे बताया हुआ है कि द डिविडेंड डिक्लेयर बाय द कंपनी बट हैज नॉट बीन पेड और क्लेम बाय द शेयर होल्डर विद इन द 30 डेज ऑफ इट्स डिक्लेरेशन इन टर्म्स एज अ अनपेड। ठीक है, अनपेड का मतलब क्या हो गया कि कंपनी ने डिक्लेयर किया लेकिन उसको क्लेम नहीं किया गया 30 डेज तक, क्योंकि डिविडेंड का जो रूल्स होता है जब से डिक्लेयर किया गया है तब से 30 दिन में उसका पेमेंट हो जाता है। राइट, अगर उसका क्लेम नहीं किया जाता है फिर उसके आगे क्या है कि उसको हम फिर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी कि कंपनी उसको ट्रांसफर कर देती है। और एनी अमाउंट अनपेड डिविडेंड अकाउंट में से कंपनी क्या कहती है कि रिमेन अनपेड अनक्लेम फॉर द पीरियड ऑफ 7 years विल बी ट्रांसफर टू द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। तो कंपनी इसको यूज कर सकती है, कहाँ पे यूज करती है, 7 years तक। ठीक है, इन्वेस्टर के एजुकेशन और प्रोटेक्शन फंड में यूज करती है। और यहाँ पे द कंपनी कैन नॉट यूज द अनपेड डिविडेंड, कंपनी नहीं यूज कर सकती पैसा। डिविडेंड कौन यूज करेगा, इन्वेस्टर्स के एजुकेशन में और इन्वेस्टर्स के फंड को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, अगर द ओनली क्लेमेंट ऑफ द मनी कैन क्लेम इट द फॉलोइंग सर्टन प्रोसीजर्स। तो उसके अगर जो शेयर होल्डर्स है अगर वो क्लेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो उसके लिए फॉलोइंग प्रोसीजर दिया हुआ है। और अ कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, यस। ठीक है, कंपनी इशू कर सकती है डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, क्योंकि अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट डिफेस हो जाता है या मल्टीलेटेड हो जाता है या टोन हो जाता है, ठीक है, तो उसको सरेंडर करना होता है कंपनी को। और कंपनी वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले लेती है, या अगर वो लॉस भी हो जाता है, ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट या डिस्ट्रॉयड हो जाता है शेयर होल्डर से, तब उस समय क्या कंडीशन होगा। तो इन केस लॉस ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट द कंपनी पुट्स अप द नोटिस इन द न्यूज़पेपर और अनाउंस द लॉस ऑफ द शेयर्स ऑफ द सर्टिफिकेट, क्योंकि कंपनी को दिखाना पड़ेगा कि जो शेयर होल्डर्स है उनके शेयर्स लॉस हो गए हैं, डिस्ट्रॉयड हो गया है, तो वो न्यूज़पेपर में प्रॉपर तरीके से लीगल वे से शो करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि कंपनी डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट इशू कर सकती है, लेकिन ये इशू करने के लिए आपको 3 मंथ का डेट दिया जाता है। ठीक है, एंड देन क्वेश्चन नंबर 7 में क्लास आपको चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 का पूरा लेटर दिया गया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी जो लेटर्स आएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पे ही आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 में आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है जिसमें आपको इंटरेस्ट पे करना है डिबेंचर्स को। और चैप्टर नंबर 6 में आपको यहाँ पे सेम है, ट्रांसफर ऑफ द फंड है या डिविडेंड है। और चैप्टर नंबर 7 में थैंक्स टू द डिपोजिटर्स है। ठीक है, ये पूछा गया लास्ट ईयर पेपर्स में। और क्वेश्चन नंबर 8 में टाइप ऑफ द प्रेफरेंस शेयर्स दिया गया और प्रेफरेंस शेयर्स का मीनिंग दिया गया है। तो जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, इट इज नॉट अ इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और आगे इसके बहुत सारे पॉइंट्स है, मीटिंग्स है जो कि यहाँ पे लिखे हुए, आप उसको बाय हेड कर लीजिए। और आपके टोटल 8 टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो टाइप ऑफ द शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव होते हैं, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था अटेम्प्ट एनी वन 8 मार्क्स के लिए है। और इसमें सेकंड क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 फॉर द इशू ऑफ द डिबेंचर्स। तो यहाँ पे आपको प्रोविजन एक्सप्लेन करना है इशू ऑफ डिबेंचर्स पे। तो यहाँ पे प्रोविजंस में आप क्या क्या कंसीडर करोगे, नो वोटिंग राइट है इसके अंदर, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स है, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रिडीम डिबेंचर्स है, डिबेंचर सर्टिफिकेट होगा। ठीक है, और क्रिएट डिबेंचर रिडम्शन रिजर्व, DRRs को शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, और फिर बाद में आएगा अपॉइंटमेंट ऑफ डिबेंचर ट्रस्टी, क्योंकि जब डिबेंचर्स की बात आती है तो डिबेंचर ट्रस्टी को भी अपॉइंट किया जाता है। एंड डिबेंचर ट्रस्टी कैन अप्रोच NCLT। ठीक है, यहाँ पे जाना होता है। एंड देन इसके बाद इम्पोज रेस्ट्रिक्शंस यहाँ पे पूरा दिया गया है, पनिशमेंट फॉर द कॉन्ट्रावेक्शंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनी एक्ट। अगर कोई भी पर्सन
कंपनी एक्ट को फॉलो नहीं करता है तो उसको फिर पनिशमेंट लगता है, राइट। यहाँ पे कुछ पॉइंट है, जैसे कि आपको अगर नहीं मालूम होगा, रेडरशियल हो गया, ग्रीवेंस हो गया, ठीक है, और डिवेंचर ट्रस्टी क्या होता है, ठीक है, तो ये सब मैंने यहाँ पे पहले से ही बता दिया हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 9 पॉइंट यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होगा। तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर लिखना होगा, जो कि ये लास्ट ईयर का पेपर रिव्यू था, ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करें, और ऐसे ही अपडेट मिलते रहेंगे आपको। बने रहिए चैनल पे, और ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम्स के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर